ओके जी। सो टुडे विल बी डूइंग दिस पेपर अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर टू वेरिएंट टू। ठीक है जी। पेपर टू वेरिएंट टू है, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी एमएस है जो फेब मार्च 2026 है ना, उसकी एमएस नहीं है, जो हम वीकेंड पे करेंगे। अभी ये फेब मार्च वाला पेपर ना मेरा ख्याल है इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, मेरे जहन से निकल गया। इंडिया में होता है। तो बेसिकली इसकी एमएस अभी है नहीं। ये ऑफिशियली उन्होंने जो है ना पब्लिश नहीं करा है। ठीक है। इस पेपर को इंशाल्लाह हम ओवर द वीकेंड देखेंगे। आगे चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। They're saying manganese M and its compounds are widely used in many chemical reactions. Mn is usually found as a single isotope, meaning manganese 55. Determine the number of protons, neutrons, and electrons in an atom of manganese. ठीक है, नीचे आते हैं जल्दी से। मैग्नीज बेसिकली 25 है। अच्छा जी, मैग्नीज बेसिकली 25, इसका जो है ना प्रोटॉन नंबर है, जल्दी से इधर आते हैं। मैंने दिया है, बताओ। मैंने कहाँ से दिया है? मैग्नीज की बात करें तो 55 बेटा इसका मास नंबर आ गया, 25 ये आ गया। ये देखो यहाँ नजर आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 25 आ जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 25 है। न्यूट्रॉन्स करें 55 - 25 कितना होता है? 30। 30 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट पहले देर सेइंग डिफाइन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेसिकली अगर हम बात करें, आइसोटोप्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं? आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद विद डिफरेंट विद सेम नंबर ऑफ protons and same electronic configuration, but different number of, आप डिफरेंट नंबर न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं या न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनिए। ये जो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात मैं लिख रहा हूँ ना, मैंने क्योंकि बहुत सारी मार्किंग स्कीम्स में देखी है, तभी मैं लिख रहा हूँ कि वो बहुत सारी मार्क स्कीम में जो है ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसको बराए मेहरबानी लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अ सैंपल ऑफ मैग्नीज फ्रॉम द मून इज फाउंड टू कंटेन मैग्नीज 53 in addition to मैग्नीज 55. State the two pieces of information needed to determine the relative atomic mass of the magnets in this sample. अब आपके पास एक सैंपल है जिसके अंदर मैग्नीज 55 भी है, मैग्नीज 53 भी है। मुझे इसका ए आर निकालना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या बताना चाहिए? ए आर निकालने के प्रोटॉन्स बताना चाहिए। अबंडेंस, एक तो मुझे रिलेटिव अबंडेंस बतानी चाहिए। दूसरी बात क्या होगी? रिलेटिव अबंडेंस। मतलब देखे ना, एक तो आपको रिलेटिव अबंडेंस, फिर दूसरा रिलेटिव आइसोटोपिक मास नहीं बताना चाहिए। देखो ये तो इनके ना वो गिवन है, राइट। तो इनके रिलेटिव आइसोटोपिक मास और रिलेटिव अबंडेंस मतलब कि दोनों सैंपल्स के, मतलब सैंपल के अंदर दोनों सैंपल नहीं, सॉरी, सैंपल के अंदर दोनों आइसोटोप्स के रिलेटिव मासेस और रिलेटिव अबंडेंस बतानी चाहिए। रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ठीक है। और रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस कहता है कि आइसोटोपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ईच आइसोटोप की ना कितनी अबंडेंस है। ठीक है, मतलब हर आइसोटोप की कितनी अबंडेंस आ रही, कौन कितना परसेंटेज पे, तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द शॉर्टन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीज इज AR3D5 and 4s2. कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीज। मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करना है। आपके पास बेसिकली ये आर्गन की बात करेंगे, वैसे भी ये 25 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एंड देन 3D5। और आपके पास बेसिकली 3 पीसेस के बाद 4s2 3D5 है। तो ऑलरेडी ये यहाँ लिख दिया, इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ मैग्नीज। अगर आप मैग्नीज की बात करते हैं तो यहाँ 3D5 है एंड 4s2 है। 4s2 की मैं बात करता हूँ तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। क्या ये पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है। 3D5 की अगर मैं बात करता हूँ इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। क्या ये पांचों अनपेयर्ड है या पेयर्ड है? पांचों अनपेयर्ड है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
अच्छा, आई होप कि अभी आप लोग खुद से भी ईयरली पास पेपर्स कर रहे होंगे। मुझे सिर्फ दो तीन बच्चे हैं जो अपडेट कर रहे हैं प्रॉपरली कि हाँ सर मैंने इतने पास पेपर कर लिए, इतने मेरे मार्क्स आ गए, ये आ गया। अपनी क्वेरीज भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, बता दूंगा, टेंशन नहीं लें क्वेरीज का। लेकिन ये है कि बाकी कौन क्या करे अल्लाह को पता है और उनको पता है। तो अगर आप लोग कुछ ईयरलीज कर रहे हैं तो मुझे भी बताएं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो भी सेटिंग है। और बिस्मिल्लाह अगर नहीं करे तो भाई अल्लाह अल्लाह फैसला करना शुरू करो, नहीं तो 18 की बात करो, मैं क्या बोलूँ। ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल इन एसिडिक कंडीशंस टू प्रोड्यूस, सर मैथ्स की ईयरली काउंट होते हैं। मैं इतना जोर से मारूंगा ना। Magnesium oxide reacts with methanol in acidic conditions to produce carbon dioxide. The movement of electrons to or from relative species to is shown in the following half equations. ये जो आपको half equations given है, they are saying identify the species that is reduced in half equations. In half equation 2, explain your answer. अब half equation 2 के अंदर कौन सा स्पीशीज आपके पास जो है ना वो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाँ जी। रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कह रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कम हो जाएगा। और साथ साथ वो बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, रिड्यूस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो रिड्यूस होगा। देखें हाफ इक्वेशन टू को, हाफ इक्वेशन टू को देखें। शाबाश। कौन कौन क्या हो रहा है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसमें इसमें एक बात सुने, एक बात सुने, एक बात सुने। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, यस और नो, ऑनलाइन वाले बच्चों। आई होप मेरी आवाज आ रही हो। मेरी बात सुने, जब ये सवाल आता है अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है या आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आंसर देना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मुझे वो आसान लगता है, वो आसान काम है। लेकिन यहाँ पे ना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आंसर देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, क्वेश्चन को देखो, उन्होंने आपसे क्या बोला है कि मैग्नीज ऑक्साइड reacts with methanol in acidic conditions to produce carbon dioxide. The movement of electrons to or from relevant species is shown in the following half equations. यहाँ उन्होंने खुद मुझसे ना मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब खुद इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली है, यस और नो, ऐसा ही है ना। तो जब उन्होंने मुझसे खुद इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली है तो फिर मुझे अपने आंसर किसके रिस्पेक्ट में देना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट से या इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। अगर आप मुझे बताएं यहाँ कौन रिड्यूस हो रहा है, बताएं। हाफ इक्वेशन टू को देखें। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, मैग्नीज गेन कर रहा है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास बेसिकली, अगर आप ना वैसे MnO2 भी कह सकते हैं या फिर आप Mn भी कह सकते हैं, इन ये दोनों बेसिकली क्या करें, क्या करें, दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, देयरफॉर रिड्यूस हो जाएंगे। एक नंबर का है, एक नंबर का देखें यहाँ लिखा हुआ। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड, एक सेकंड रुकेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट को रीड करें जरा शाबाश जल्दी से। नेक्स्ट दे आर सेइंग द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन इन मिथेनॉल इज जीरो। कार्बन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना बेसिकली मिथेनॉल का जीरो है। क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड में निकालना है, बहुत आसान है। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन को पता नहीं है तो उसका एक्स लेते हैं, x+2 टाइम्स -2, x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये बात सब याद रखेंगे कि सर +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 4 प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो कोई बच्चा ये वाला काम ना करे। वैसे 4 प्लस चार्ज पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऐसे मजाक नहीं है। बट फिर भी चले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको +4 ही करना है। नेक्स्ट ईयर सेइंग कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियस ऑक्साइड विद मिथेनॉल इन एसिडिक कंडीशंस। तो ये आयनिक इक्वेशन लिखना कोई बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान काम है। अगर हम इसकी बात करें, आपके पास ना मैग्नीशियस ऑक्साइड और मिथेनॉल की आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ इन एसिडिक कंडीशंस, राइट। मतलब आपको ये दो आपके पास हाफ इक्वेशन है, आपको इनको सॉल्व करना है। अब अगर आप जरा यहाँ गौर करें, ऊपर वाली इक्वेशन में आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट साइड पे हैं, नीचे वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे हैं और नीचे वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे हैं, ऐसा ही है। तो हम अल्लाह अल्लाह कैसे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2Mn O2 हो जाएगी, +4 2 8 H+ हो जाएंगे, +4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लगना फॉर्म 2Mn2+ एंड 4H2, राइट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ये 8H+- है, यहाँ यहाँ देखो ऊपर 4H+- है, नीचे 8 है, तो ये 4 से 8 कैंसिल होंगे, बच जाएंगे मेरे पास 4, राइट। 4H+- रिमेनिंग हो जाएंगे। बाकी सब कुछ कैंसिल हो रहा नहीं है, तो मैं इसको अल्लाह फैसला CH2O+
अच्छा देखो, H2O भी कैंसिल हो रहे हैं, H2O भी कैंसिल हो रहे हैं, कैसे? यहाँ एक H2O है और यहाँ चार है ना, तो फिर तीन रह जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे पास 2MnO2 है, प्लस 4H पॉजिटिव आइन है, एंड दिल बी फॉर्मिंग 2Mn2 प्लस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस 3H2। प्लीज इसको देखें, ये सबको समझ आ रही है बात, यस और नो? नहीं आई? इसमें हमने दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करा है, ये देखो देखो दोबारा देखेंगे, ये दो इक्वेशंस है आपके सामने, ऐसा ही है, यस और नो? मुझे बताएं, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, क्या ये काम सेंसिबल है? नहीं सेंसिबल। क्यों? इलेक्ट्रॉन जितने लूज होने चाहिए उतने ही गेन होने चाहिए, राइट? तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं ये इक्वेशन है ना, मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बताइए ऐसी आ जाएगी, 2Mn O2 प्लस 4 टू से क्या होता है? 8 होता है, 8H पॉजिटिव आइन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग। पहले मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, नीचे कर लेते हैं, थोड़ी जगह अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Mn2 प्लस, प्लस 4 H2। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई पूरी आपकी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, एंड एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई। अब मुझे बताएं, क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर है कि नहीं है, यस और नो? अब बराबर है ना, राइट? अब हमने क्या करना है, ऑपोजिट साइड देखो, अब आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको ऑपोजिट साइड वाली चीजों को कैंसिल करना है। यहाँ अगर आप गौर से देखें, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 4H पॉजिटिव आइन कैंसिल हुए, ये 8 में से चार चले गए तो कितने बच जाएंगे? चार बच जाएंगे, राइट? ये एक H2O जाएगा यहाँ से, तो कितने बच जाएंगे? 3H2O बच जाएंगे। अब इस इक्वेशन को कॉपी करना है, देखें, 2MnO2 प्लस CH2O प्लस 4H पॉजिटिव आइन फॉर्मिंग Mn2 प्लस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2। ठीक है, बस मैंने राइट साइड वालों को एक साथ कर दिया, लेफ्ट साइड वालों को एक साथ कर दिया, मेरी ओवरऑल इक्वेशन आ गई। गॉट इट? सबको क्लियर है? कोई टेंशन की परेशानी का मसला? आगे चलो बेटा, आप लोगों को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चों को? सिर्फ हसीब ही पढ़ने आए हैं मेरा ख्याल है, हसीब, आयशा और एक आध कोई पीस, बाकी सारे सो रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, नींद भी पूरी करें। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। The P the pH three elements show trend in the physical and chemical properties across the pH. Explain why the elements from Na to Al are good electrical conductors. हाँ भाई, क्यों? ये मेटल्स है, मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स गुड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव C of D localized electrons। हम बोलेंगे सर, दे आर metals having C of delocalized electrons, delocalized electrons। अच्छा, आपने ना ये बताना भी है ना, C of delocalized electrons to carry charge। ठीक है, तो अगर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आराम से चार्ज भी कैरी कर सकेंगे। देन देयर सेइंग एक्सप्लेन व्हाई द एलिमेंट्स PSCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज क्या है? नॉन पोलर है। नहीं नहीं नहीं, ये फास्फोरस सल्फर क्लोरीन इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता भाई? कोवलेंट बॉन्डिंग है तो उसकी वजह से क्या होगा भाई? कोवलेंट बॉन्डिंग है, सो व्हाट? बिल्कुल। तो हम बोलेंगे सर, बिकॉज ये जो तीनों हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हैव सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग and they do not have either free electrons और फ्री आइंस। ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना उनके पास फ्री आइंस है। ठीक है जी, कोई टेंशन की परेशानी का मसला? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आए। देन दे सेइंग फिगर 2.1 shows the variation in the melting point of pH3 elements, silicon to chlorine। pH3 elements Si to Cl are all non-metals। Explain why there is a large difference between the melting point of silicon and the melting point of phosphorus। ये वाली बात मैं आप लोगों को मसला 1000 दफा बता चुका हूँ कि सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर बेसिकली, सिलिकॉन ऑक्साइड जो Si है, बेसिकली इट हैज जॉइंट कोवलेंट बॉन्डिंग,
या जाइंट को इसको ना वैसे जाइंट मोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है काफी सारी मार्केट में। जाइंट मोलिकुलर लैटिस structure in which atoms are held with strong covalent bonds। इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है। हाउएवर आप क्या बोलेंगे, हाउएवर इन phosphorus सल्फर एंड क्लोरीन वी हैव वीक, आप वीक इंटरमोलिकुलर भी कह सकते हैं, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है। वीक इंटर वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती भाई, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है हमारे पास। जो है अगर हम सिलेक्ट, मैं मेरा ख्याल है 1 साल से ये बात बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सही कर लें, सही कर लें, बचपन से गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिलिकॉन के अंदर जाइंट मोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दे आर हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाउएवर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन दे हैव वीक आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वीक वैंडरवाल फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस। ये 2 नंबर का है तो इतनी कहानी बहुत है। अगर ये ज्यादा नंबर का होता तो फिर मैं बताता कि भाई देखो वहाँ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो उनको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो इनको ब्रेक करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो ये अच्छा बेसिक क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। Then the saying table 2.1 gives some information about pH3 chlorides. Raw B refers to the pH of the solution that forms when pH3 chloride is added to water. अच्छा ये ना आपके पास बहुत एक अच्छा सवाल है, pH3 क्लोराइड को जब आप पानी के अंदर ऐड करें, अगर आप जो है ना वो आपसे कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बॉन्डेड टू क्लोरीन, यहाँ पे अगर आप बात करें तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मुझे क्या बताएगा? +1 होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा? +2 होगा। एल्यूमिनियम का +3 हो जाएगा। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? +4। और फॉस्फोरस का +5 हो जाएगा। फॉस्फोरस के 2 क्लोराइड होते हैं, एक PCl5 होता है और एक PCl3 होता है। ठीक है। यहाँ PCl5 मेंशन है तो उसी की बात करेंगे। अगर मैं आपसे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसका पीएच क्या होता है, ये आपके पास न्यूट्रल होता है 7, इसकी बात करते हैं तो ये 6.5 है, और इसका पीएच क्या होगा AlCl3 का? AlCl3 का पीएच, AlCl3 में आपको लोगों को याद है कि एल्यूमिनियम आयन की हाई चार्ज डेंसिटी है, सो हाई पोलराइजेशन पावर है, तो ये एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करता है, OH बॉन्ड को तोड़ेगा, H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, देयरफॉर ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। तभी इसका जो पीएच होगा वो समवेयर अराउंड 3 ले लें, 2 ले लें। ये आपके पास एसिडिक होता है। देखें यहाँ नीचे ना, ये आपके पास लाजमी एसिडिक होता है, किसी बच्चे को याद नहीं तो जाके देखे लाजमी ऐसा। एल्यूमिनियम क्या करता है कि एल्यूमिनियम के अराउंड ना 6 वाटर के मॉलिक्यूल जा जाता है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम बेसिकली क्या करेगा, उनमें से एक लेट्स से उसने इस वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ा और ना इस वाटर मॉलिक्यूल को बोलेगा कि मैं तुम्हारे वाला बॉन्ड तोड़ दूंगा, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के उसका बॉन्ड तोड़ता है और इसकी वजह से H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, तभी ये एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। एज फार एज सिलिकॉन क्लोराइड इज कंसर्न, उसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड HCl बनेगा, तो इसका पीएच भी आपके पास 3 होगा, 2 लगा लो, 3 लगा लो, जो भी लगाना है। एक अच्छा देखो, कोई बच्चा ना ये होशियारी ना करे, माशाल्लाह मार्किंग स्कीम छापने की इतनी आदत होती है, बच्चे रेंज लिख के आ जाते हैं 0 to 4। ठीक है। इतना बेटा इतनी होशियारी ना मतलब ना करो, एक आंसर देना है, एक पेज देनी है। 0 to 4 का मतलब है कि भाई आपने 2 लिख दिया, आपने 3 लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया, तो हम सबको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई रेंज लिखे ना आए। ठीक है। PCl5 की बात करें, इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड और HCl, से यही पढ़ना है, बाकी सब देखना है। 1 मिनट कह रहे। अच्छा जी, PCl5 की बात करें तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बनता है और HCl बनता है। ये बहुत ज्यादा हाईली आपके पास जो है ना वो है एसिडिक सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी पीएच क्या होगा, 3 लगा लें या 2 लगा लें। मैं इसका 2 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज 2 एसिड है ना, मतलब वहां, तो इसलिए मैंने उसको 2 ले लिया है। बॉन्डिंग की बात करते हैं, NaCl की बॉन्डिंग क्या होती है भाई, NaCl की बॉन्डिंग क्या होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी, इसलिए अच्छा देखो वो कह रहे हैं कि आपने ना वर्ड आई यूज करना है, इसकी आयोनिक बॉन्डिंग होगी। MgCl2 की क्या होगी, वो भी आयोनिक होगी। SiCl4 की कोवेलेंट C लगा देंगे, और PCl5 की क्या हो जाएगी, वो भी C लगा देंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की अगर हम देखें तो NaCl का सिंपल स्ट्रक्चर है या जॉइंट स्ट्रक्चर होगा, जॉइंट होगा बिकॉज आयनिक कंपाउंड है। MgCl2 का भी जॉइंट होगा।
SiCl4 का क्या होगा? SiCl सिंपल। SiO2 का जॉइंट होता है। सिलिकॉन क्लोराइड किसने बोल दिया? यहाँ कहाँ बोला है ऑक्साइड? ऑक्साइड का सवाल, ऑक्साइड का सवाल ऊपर चला गया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप पीएच उससे ऑक्साइड से देखें। ऑक्साइड का सवाल ऊपर चला गया, ये देखो ये था। यहाँ पे तो रुक जाए। पीएच बेटा देखो SiCl4 है, ये देखें, इतनी टेंशन नहीं लें। SiCl4 को पानी में ऐड करें, क्या बनेगा बताएं? पीएच पीएच देखो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना। पीएच ऐड करने का, जो पीएच को इंसान डिटरमिन ही ऐसे करते हैं जब उसको पानी में ऐड करते हैं। अगर एक चीज पानी के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है ना, मैं उसका पीएच कैसे डिटरमिन करूंगा? आप बताएं। अगर आप इसको पानी के अंदर ऐड करेंगे, ये आपके पास बनाएगा SiO2 और HCl। फिर दूसरी बात, मेरी बात जरा ये वाली बात गौर करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे आप ऑक्साइड्स बनाओ, चाहे क्लोराइड्स बनाओ, दुनिया जहान का कोई भी कंपाउंड बनाओ, अगर आपको डिटरमिन करना है ना कि उसका पीएच क्या है, पीएच भी डिटरमिन छोड़े, अगर आपको ये डिटरमिन करना है कि वो एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का है, तो आप उसको पानी में ऐड करेंगे। पानी में ऐड करने के बाद अगर वो कोई एसिड फॉर्म करेगा तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। और अगर वो कोई बेस या एल्कली फॉर्म करेगा मेजरली, तो वो क्या कहलाएगा? बेसिक कहलाएगा। यहाँ पे आपके पास एसिड फॉर्म हो रहा है, तो इसका पीएच देखो, मैंने 3 ले लिया है। ये देखो, ये 3 ले लिया है। ठीक है। और इसका हमारे पास सिंपल होगा एज फार एज, देखो, SiCl4 इज सिंपल। जो आपके पास जाइंट की कहानी आती है ना, वो SiO2 की आती है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ये आपके पास होता है जाइंट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। PCl5 की बात करें तो PCl5 क्या बनाता है भाई? वो भी सिंपल ही होता है। ठीक है। नाउ देयर सेइंग, आगे चलते हैं। सब लोगों को क्लियर है बेटा? ये टेबल ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को क्लियर है? मैं आप लोगों को क्लियर कट एक बात बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के जो सवाल है ना, ये उस इनऑर्गेनिक के सवाल उस बच्चे के लिए गनीमत है जिसने रिएक्शंस को याद करा, जिसने इनऑर्गेनिक की पीडीएफ को देखा हुआ है। जिसने नहीं देखा हुआ ना, उसके लिए बस जहमत ही है, यकीन माने। और एक और बात, दूसरी बात ये है कि मैंने एक और पीडीएफ बनाई है इनऑर्गेनिक के लिए। उस पीडीएफ के अंदर ना जितने क्लोराइड और जितने ऑक्साइड्स हैं, उन सब की रूम टेम्परेचर के ऊपर जो स्टेट है कि वो लिक्विड बनाएंगे या सॉलिड होंगे, और उनके कलर्स, तो उसको भी लाजमी देखना है। मैं अभी क्लास एंड होगी तो आप लोग के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। सब लोग क्लियर है? बोले आप क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा चले, ठीक है। अल्लाह खैर करे। ओके ओके, नेवर माइंड, आगे चलते हैं। जैसे ही राइट एन इक्वेशन फॉर द राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा देखो, वो आपसे कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो मेरे पास एल्यूमिनियम आ गया, क्लोरीन आ गया, मैं यहाँ AlCl3 प्रोड्यूस करूंगा, राइट। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ मैं 2 लगा दूंगा, यहाँ 3 लगा दूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि सर यहाँ तो फॉर्मेशन की बात कह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जो है ना, यहाँ फॉर्मेशन का वर्ड यूज करें, तो आपने यहाँ 2 मोल्स क्यों लिया हुआ है? तो उसका जवाब ये है कि बेटा, क्या यहाँ कहीं पे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है? सादा फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना। तो जब अगर हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन लिखा होगा, तब हम यहाँ 1 मोल लेंगे। जब सादा फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मैं मेन नॉर्मल इक्वेशन ले लूंगा। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं सर, इसमें मजा नहीं आ रहा मुझे, तो इसको बेटा डिवाइड बाय 2 कर दो, ये लो। ठीक है। आप इसको सादे को ले लो, इसको आप बेसिकली 3/2 कर दो। ये 3/2 कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो अल्लाह अल्लाह फैसला, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। वो भी एक्सेप्टेबल होगा बिकॉज आपके जो मल्टीपल्स होते हैं ना इक्वेशन की, वो अलाउड होते हैं। बट इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बेसिक बेसिक इक्वेशन लिखे, आगे चलते हैं। देन दे आर सेइंग राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम PCl5। ये ऊपर मैं बता भी रहा था आप लोग को। अगर आप PCl5 को क्या करेंगे, पानी के अंदर ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस HCl प्रोड्यूस होगा, राइट। अब मेरी बात सुने, बैलेंसिंग माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बैलेंसिंग नहीं हो रही। तो देखो बेटा, ये देखो यहाँ कितने क्लोरीन है? 5 है। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? एंड पे कितने हैं? क्लोरीन एक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इधर 5 लगा दूंगा। फिर अगर मैं इसके अलावा आता हूँ आपके पास यहाँ पे, तो अगर आप गौर करें, मेरे पास यहाँ पे ना 5 हाइड्रोजन इधर हो चुके हैं और 3 हाइड्रोजन इधर हो चुके हैं। अब क्या करें? कितने होगा मेरे पास हाइड्रोजन टोटल? 5 + 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। यहाँ कितने हैं? तो 4 लगा देंगे। बाकी काउंट कर लो, सब बैलेंस हो गया ऑलरेडी। इतनी तरीके से बैलेंसिंग करनी, इससे ज्यादा दिमाग बेटा चलाएंगे नहीं, ऐसा ना सेहत खराब हो बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे आए।
सब लोग क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, खास सिर्फ एक दो पीस कह रहे हैं रिस्पॉन्ड। ये ले, एक सेकंड, ये फोटोज ही लेंगे बेटा बस, इससे फोटोज लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला आपको। हाँ हाँ, कर दे बिल्कुल, बिल्कुल कर दे। देन दे आर सेइंग कि H2Cl2 reacts with Cl2 in a reversible reaction to form SCl2 under certain conditions a dynamic equilibrium is established. Shit, what is meant by dynamic equilibrium? क्या होता है? जब rate of forward reaction is equal to rate ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिन बच्चों के प्रैक्टिकल हैं या जिनके प्रैक्टिकल नहीं भी हैं, बैकवर्ड रिएक्शन मैं ये कहूंगा रोजाना एक ईयरली करें लाजमी, मजाक बिल्कुल भी नहीं हो रहा। रेट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन अ क्लोज्ड सिस्टम। आप लोग ये लिखेंगे तो आप लोगों को क्या मार्क्स मिल जाएंगे? मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें एक बात और ऐड करनी पड़ेगी कि आपके पास, इसमें इसमें और कौन सी बात ऐड करनी पड़ेगी मुझे बताएं। हाँ जी, इसमें और कौन सी बात ऐड करनी पड़ेगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम में मार्क्स मिल जाएंगे क्या? एंड कंसंट्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी है, जी जी हंसी मैंने देख लिया। कंसंट्रेशन बेटा मैंने क्लोज सिस्टम तो ऑलरेडी लिख दिया। एंड कंसंट्रेशन, ये देखो पीछे लिख रहा हूँ, आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देन दे आर सेइंग आइडेंटिफाई द कंडीशंस नेसेसरी टू एस्टैब्लिश डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है बताएं? क्या कंडीशंस है आप बताएं भाई। माशाल्लाह, किसी को याद से आपने क्या बोला? सही बोला, सही बोला, दोबारा बोला। क्लोज सिस्टम, बिल्कुल। कम बस, हाँ बिल्कुल सही बोला, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम होगा तभी तो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अगर क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। ओके जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। दे आर सेइंग H2Cl2। अच्छा मेरी बात सुने, देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग के पेपर में ये सवाल लाजमी आएगा इस तरह का, यकीन माने इस तरह का सवाल लाजमी आएगा। वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि हम लीचार्डिस प्रिंसिपल में कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो बराबर मेहरबानी इसको देख लें, बस की फोटो ही लेती रहेंगे, मुझे पता है। देन दे आर सेइंग H2Cl2 is a yellow and HCl2 is red। इसका कलर H2Cl2 बेटा ये येलो कलर का है और ये रेड कलर का है। Then they're saying state what is observed when the following changes are made to an equilibrium mixture of S2Cl2 and SCl2. Explain your answers. The equilibrium mixture is warm gently। अगर मैं equilibrium mixture को वार्म करूंगा, वार्म करने का क्या मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज इन टेम्परेचर कौन सी साइड को फेवर करता है? एंडोथर्मिक साइड को फेवर करता है। अब मुझे बताओ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड अगर एक्सो तो बैकवर्ड एंडो हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो बेटा H2Cl2 ज्यादा बनेगा। जब H2Cl2 ज्यादा बनेगा तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम का कलर है ना वो ज्यादा येलो कलर का हो जाएगा, बिकॉज इसका कलर येलो है, राइट। अब ये वाली बात हम करेंगे कि, हाँ देखो जो पहले नॉर्मल कंडीशन होगी ना उसमें रेड येलो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन जब आप बैकवर्ड लेके जाओगे तो येलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको येलो नजर आएगा। हम पहले ऑब्जर्वेशन ये कहेंगे कि आपके पास द कलर, हाँ कलर विल बी मोर येलो। आप सबसे पहले बताएंगे कि आपके पास जो है ना वो मजीद येलो हो जाएगा। फिर आपको इसका रिएक्शन, इसका ना रीजन देना है। आपने ये बोलना है कि देखें सर, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक साइड, सो एज, आप ये कहने के फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, कोई भी बैकवर्ड फॉरवर्ड का वर्ड यूज नहीं करेगा। मैंने बस यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी है कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे समय क्या, वो तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आपसे कह रहे हैं कि आपने ओवरऑल ओवरऑल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर को बढ़ा दिया है। जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर फेवर्स साइड विद फ्यूअर गैस मोल। फ्यूअर गैस मोल कहाँ है भाई? प्रोडक्ट में। हाँ, बिकॉज अगर आप देखें तो नहीं, दोनों सेम नहीं है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। गैस मोल्स की बात करें, यहाँ आपके पास सिर्फ एक गैस मोल है और यहाँ जीरो जीरो गैस मोल्स है। तो फ्यूअर गैस मोल हंसी रिएक्टेंट साइड पे, क्या बात है बेटा, प्रोडक्ट साइड पे फ्यूअर गैस मोल्स। तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास जो है ना इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड में जाएगा तो अब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? मजीद रेड कलर का हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि द कलर विल बी मोर रेड। इसको रेड से ही लिख देंगे, द कलर विल बी। माशाल्लाह ये पेपर बहुत बड़ा है, 3 भी है। बस क्वेश्चन नंबर 3 या 4 नहीं है क्या? अच्छा 4 भी है। 3 और 4 वेटनेसडे को करेंगे इंशाल्लाह, अभी बस इसको कंप्लीट करेंगे। द कलर विल बी मोर रेड, पहली बात ये हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे हम? क्या हम बोलेंगे कि देखिए सर, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर साइड फेवर करता है साइड विद साइड विद फ्यूअर गैस मोल। और फ्यूअर गैस मोल्स कहाँ है आपके पास? राइट हैंड साइड पे है। तो इक्विलिब्रियम भी कहाँ मूव कर जाएगा? राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो बस इसको इस तरह मैसेज करेंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देयर सेइंग एक्वस मैग्नीशियम MgCl2 reacts with sodium carbonate to form white precipitate। ठीक है, upon heating the white precipitate undergoes thermal decomposition। Construct an equation to show the reaction of MgCl2 with aqueous sodium carbonate। यूज स्टेट सिंबल्स इन योर आंसर। अब आपके पास ना देखो, मेरी बात सुना जरा। ये एक्वस MgCl2 है, राइट? एक्वस MgCl2 एंड एक्वस सोडियम कार्बोनेट है। तो आपने बेसिकली क्या करना है? MgCl2 को यहाँ प्लेस करा, यहाँ एक्वस लिख दो। फिर आपने सोडियम कार्बोनेट को यहाँ प्लेस करा, यहाँ एक्वस कर दो। अब मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, बिल्कुल। आपके बिल्कुल सही। मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्टेट सिंबल क्या होगा? उन्होंने सवाल में लिखा हुआ है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, राइट? और साथ साथ आपके पास NaCl प्रोड्यूस होगा। NaCl तो एक्वस होता है, बिकॉज सारे ग्रुपन वाले एक्वस के होते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं। मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी बाकी सब बैलेंस ऑलरेडी। ठीक है। नाउ दे आर सेइंग आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब आप सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट कह रहा हूँ, सॉरी, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेट द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बन डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ऐसा क्यों है भाई? मैग्नीशियम जो है ना वो केवल हम क्या होने में हाँ सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, इसको थोड़ा बेहतर करेंगे। हाँ हाँ, हम इसको ऐसे कहेंगे कि डाउन द ग्रुप, जो हमारे पास ग्रुप 2 कार्बोनेट्स है, चाहे कार्बोनेट्स हो चाहे नाइट्रेट्स है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होती है। क्यों नहीं पड़ा? हाँ मैंने कहा था 40 नहीं, 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, अच्छा। हाँ, उसको देख लेते हैं। बारह, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ना, जब डाउन सुन ले, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो आपके पास जो कैट आइन है ना, उसका वो बेसिकली इंक्रीज होता है, कैटायनिक रेडियस इंक्रीज होता है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो पोलराइजेशन पावर भी डिक्रीज कर जाती है। तो फिर आपका जो एनाइन है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लेस पोलराइज करते हैं, तो फिर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसको ब्रेक करने में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल। तो तोड़ना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऊपर वाले को तोड़ना फिर आसान हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। ऐसे ही ऐसे ही है। हमारे पास जो है ना, दैट इज इट फॉर टुडे, हमने इन 2 क्वेश्चंस को कर लिया। इंशाल्लाह अब हम वेडनेसडे वाली क्लास में बाकी पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी।